The magnitude of three vectors p, q and r respectively 12, 5 and 13, and if p plus q is equal to r, then what is the angle between vector p and q? p and q के बीच में क्या एंगल है देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर p, q and r, तो आप सीरियली यहाँ पे गिवन है वेक्टर p का वैल्यू है कितना 12 न्यूटन और q की वैल्यू कितनी दी गई है 5 न्यूटन, r की वैल्यू कितनी दी गई है 13 न्यूटन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और साथ ही साथ यहाँ पे गिवन है कि जो r है रिजल्टेंट ये इक्वल है p प्लस क्यू के, ये इक्वल है p प्लस क्यू के। तो p और q के बीच का एंगल कितना होगा? एंगल हमें किसके किसके बीच का चाहिए? p और q के बीच का चाहिए। तो p और q के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लगा दो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा, ये वैल्यू हमारे पास होती है। आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी की वैल्यू होगी 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। पूरी वैल्यू में सारा कुछ नोन है, केवल थीटा नहीं पता, यहां से थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जो आपकी एंगल होती है वो या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का केस एक बार आप चेक कर सकते हो कि 12 का स्क्वायर अगर करते हो तो कितना आता है? 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे ये कितना आएगा? 25। इनको ऐड कर लिया, ये कितने हो जाएंगे? 5 और प्लस 9, ये कितने हो जाएंगे? 6 और ये 1। और 13 का स्क्वायर करोगे वो कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर, ये इसके बराबर। इसका मतलब ये है कि ये जो केस है ये कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इट मींस थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90। थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका डिस्क्रिप्टिव वे हो गया, ऐसे हमें इक्वेशंस को लगा करके फाइंड आउट करना है। और अगर आप अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा पा रहे हो क्वेश्चन पे तो डायरेक्टली आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल। The two forces 100 Newton and 1 Newton are acting simultaneously at a point. What is the resultant of these two forces if the angle between them is 60 degree? अगर इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। ये एक फोर्स हो गया 100 न्यूटन का, दूसरा एक फोर्स हो गया 120 न्यूटन का, 120 न्यूटन, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करनी है तो रिजल्टेंट लगा देंगे R इज इक्वल टू अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 120 इंटू कॉस 60 सॉल्व कर देंगे आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। रिजल्टेंट का इक्वेशन लगा दिया, दोनों हमारे सामने थे। 100 और 120 न्यूटन की फोर्सेस हैं, एंगल गिवन है 60 डिग्री का। आप सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल 10 किलोमीटर and if it act 60 degree the resultant is 5 under root 6 kilometer. The ratio of magnitude of individual vector are, इनके इंडिविजुअल वेक्टर्स का रेशियो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चंस में कलाकारी की गई है वो सिर्फ ये कि आपको क्वेश्चंस को टफ कर दिया गया थोड़ा सा अलग अलग कंडीशंस को दे करके, और इसमें आपको समझना होगा कि कैसे कैलकुलेशन कर दें। देखो सिंपल सी बात है, आपको दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन्होंने पूछ रखा है क्या? इंडिविजुअल वेक्टर्स आर, इंडिविजुअल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल में रेशियो निकालना है तो दोनों की अगर अलग अलग वैल्यू आ गई होगी तो आप दोनों को डिवाइड करके रेशियो कैलकुलेट कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे रिजल्टेंट जो है वो P प्लस क्यू के बराबर है, P प्लस क्यू के बराबर है। हमें ये वेक्टर P और वेक्टर Q का ये रेशियो चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, हमें ये रेशियो चाहिए। इस रेशियो को हमें कैलकुलेशन में लाना है, कैलकुलेट करना है। अब इनकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो ये कैसे होगा? तो यहां पे अननोन देखो कितने हो गए? 2 अननोन कितने हो गए सर? 2 अननोन हो गए। तो इसमें जो आप कैलकुलेशन मेथड लगाओगे तो इक्वेशन भी कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए।
क्योंकि दो अननोन का वैल्यू क्या एक इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है? कभी भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक इक्वेशन से दो अननोन कैलकुलेट कर दे। तो मुझे इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेंगी? दो। और उन दो इक्वेशंस को बनाने के लिए इन्होंने दो अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं। पहला कंडीशन उन्होंने क्या दे रखा है कि अगर ये राइट एंगल पर होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है? 10। ये पहला कंडीशन है। राइट एंगल पर होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है? 10। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू कितना हो? 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट उस समय का होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गया, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन यहां से आप बना सकते हो कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, फिर इन्होंने बोल दिया कितना? 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू अगली बार इन्होंने कितना कह दिया? 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री है, अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना है? 5√6। रिजल्टेंट कितना? 5√6। तो इस समय रिजल्टेंट का वैल्यू आप लिखोगे तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दिया, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है? 5√6। तो 5√6 का अगर स्क्वायर करोगे आप, 5√6 का स्क्वायर करते हो तो 5√6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और √6 से स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। 150 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। तो ये हो जाएगा प्लस में पी क्यू। ये दूसरा इक्वेशन आपके सामने बन गया। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, है ना। सॉल्व करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, आप चाहे जैसे सॉल्व कर ले, बट ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको? तो यहाँ पे आप ये वैल्यू देख रहे हो, ये कितना है? 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू है। और यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे जब आप 100 पुट कर दोगे तो पी की का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ये वाली टोटल वैल्यू कितनी है? 100। तो 100 वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, 100 माइनस कर दिया तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 50। पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 50, है ना। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है। एक काम करते हैं, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पी क्यू का वैल्यू है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू है, तो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होगा? आप p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी यूज कर लो, ये अलजेब्राइक फॉर्मूला आप यूज कर लो। इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस में 2pq। अब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक साथ, ये वैल्यू कितना है? 100 और माइनस में 2pq का वैल्यू कितना है? 50। pq का वैल्यू कितना? 50। ये कितना हो जाएगा? 100 और ये 100 और ये 100 कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया? 0। यानी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कितना आ गया? 0। अगर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर 0 है तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू भी 0, और p माइनस क्यू इक्वल टू अगर ये 0 है, इसका मतलब कि p बराबर क्या है? q। p बराबर q, और दोनों अगर q है, p बराबर q है, तो p बाई q करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन में जो रेशियो है इनका p बाई q का, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1। It means answer will be 1. Is it clear to you? अगला सवाल, two force act an angle 120 degree. The bigger force is 40 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller force. Find the magnitude of a smaller force. बहुत ही अच्छा शानदार सवाल है। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो फोर्स हैं, टू फोर्स एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कितने एंगल पे आ रहे हैं? ये 120 डिग्री एंगल पे। एंड द बिगर फोर्स इज ऑफ 40 न्यूटन। जो बिगर फोर्स है वो कितना है? 40 न्यूटन है। एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स पर कैसा है? परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर फोर्स। तो वो स्मॉलर फोर्स कितना होगा, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करते हुए जानी है। इसको डायग्राम के थ्रू जरा प्लॉट करके देखते हैं। डायग्राम से जैसे मान लो कि ये आपका बॉडी हो गया और इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक बड़ा फोर्स लग रहा है, एक छोटा फोर्स लग रहा है। लेट सपोज मैंने ये बड़े वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखा दिया। द बिगर फोर्स इज ऑफ 40 न्यूटन, यानी ये इसको मान लिया कि ये बड़ा वाला फोर्स है 40 न्यूटन। एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स पर कैसा हो गया? परपेंडिकुलर।
और दोनों स्मॉलर फोर्स और बिगर फोर्स इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो मैंने यहां पर एक स्मॉलर फोर्स दिखा दिया Q और इनके बीच में यहां से यहां तक का ये एंगल कितना है 120 डिग्री। अब इसके बीच रिजल्टेंट कहीं लाई करेगा तो इसको रिजल्टेंट को लाई कराते हैं। इसका जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स पर परपेंडिकुलर है, तो यही रहा है स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स आपका ये है, ये स्मॉल फोर्स है, तो इस पर परपेंडिकुलर है, यानी रिजल्टेंट जो आपका ये रहा ये इस पर परपेंडिकुलर है। यहां पे एंगल कितना है 90 डिग्री, यहां पे एंगल कितना है 90 डिग्री। क्लियर है? तो हमें इस Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए, यानी कि ये Q का वैल्यू कितना होगा, आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, इसे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? कैसे कैलकुलेशन करेंगे अब इसकी बात करते हैं। तो सर देखो कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। इस क्वेश्चन को आप रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले के मेथड से अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, कभी सॉल्व नहीं होगा। पता है रीजन क्या है? आप देखना रीजन क्या है। जब आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 120, ये फॉर्मूला लगाओगे आप। अब इस फॉर्मूले में देखना आर की वैल्यू आपको नहीं मालूम, रिजल्टेंट पता है क्या, नहीं मालूम, और Q की वैल्यू ये तो कैलकुलेट करना ही है, नहीं मालूम। यानी इस इक्वेशन में अननोन्स कितने हो गए, इस इक्वेशन में कितने अननोन हो गए, 2 अननोन हो गए, 2 अननोन्स, 2 अननोन इस इक्वेशन में हो गए। 2 अननोन और इक्वेशन एक है, क्या यहां से ये सॉल्व होगा, कभी नहीं। ये इक्वेशन यहां से, ये क्वेश्चन जो है यहां से सॉल्व नहीं होगा। तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा, ऐसा इक्वेशन देखना होगा जिससे कि हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मुझे रिजल्टेंट से कोई मतलब तो है नहीं, बिकॉज रिजल्टेंट का कोई रोल यहां पे है नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट का कोई वैल्यू तो दिया नहीं गया। तो हम ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं जिसमें रिजल्टेंट नहीं हो। तो रिजल्टेंट अगर नहीं है तो ऐसा फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो एक आपने रिलेशन पढ़ा था ये tan अल्फा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वाला tan अल्फा। इसमें अल्फा जो एंगल है वो हम देख लेते हैं। अगर आपने अल्फा ये 40 डिग्री एंगल से लिया, 40 न्यूटन से यहां से, तो एंगल आप यहां से अगर अल्फा कंसीडर करोगे तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 120, ये 90, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो अगर आप यहां पे लिख दें तो tan 30 और फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फा इक्वल टू, आपको बताया था tan इज इक्वल टू होता है sin बाई cos। तो हमें sin बाई cos लिखना है, लेकिन sin और cos किस में लगेगा, जिसके साथ अल्फा बना रहा है उसमें, या दूसरे वाले में, किस में लगेगा, दूसरे वाले में, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ इसको मान लीजिए P मान लिया हो, P की वैल्यू 40 न्यूटन ले लिया हो, हमें Q कैलकुलेट करना है। तो हमने 30 डिग्री अल्फा, ये जो अल्फा आपने मान रखा है किस से, P वाले से, तो साइन कॉस किस में लगाएंगे, Q वाले में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा tan अल्फा, ये कितना हो जाएगा tan अल्फा, तो ये Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, Q साइन 120, थीटा कितना था 120 डिवाइडेड बाई P 40 प्लस Q cos 120। अब इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है केवल Q, और ये अल्फा आपको पता है कितना 30 डिग्री, ये अल्फा पता है 30 डिग्री। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास ये है, दूसरा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन भी है, आप मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो और वो क्विकली आंसर देकर के चला जाएगा। एक तरीका तो ये है, हम इस वाले इक्वेशन से यहां से Q की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक तरीका था मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, बट अभी जस्ट हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन देखने के बाद ये काफी ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे, जरा वो देखते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के थ्रू। तो आपके पास यहां पे क्वेश्चन ने बोला कि ये हमारा 40 न्यूटन का फोर्स है और इधर इसी पॉइंट पर इधर पे कहीं लग रहा है Q, ठीक है, और ये हमारी रिजल्टेंट है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल है, दोनों मिलकर कितने हो गए 120 हो गए। जरा समझना, अगर मैं एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट में एक फोर्स बना दूं यहां पे, ये तो ये टोटल जो एंगल होगा, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक का एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा 180, और 180 में से ये एंगल 120 है तो ये वाली कितनी आ जाएगी 60। गॉट इट, ये एंगल कितना हो जाएगा 160, ठीक है, ये एंगल कितना आ जाएगा 160। अब ये एंगल 160 आ गया। जब आप इसके रिजल्टेंट को ब्रेक करते हैं,
जब आप इसको रिजल्टेंट को ब्रेक करेंगे तो q cos 60, q cos 60 40 के बराबर आएगा। q cos 60 किसके बराबर आ जाएगा? 40 के बराबर आ जाएगा। तो q cos 60 आपका 40 के बराबर आ जाएगा, तो वहां से आप q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू इज इक्वल टू √3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, द फोर्स देन इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ। ये फोर्सेस के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है। काफी शानदार क्वेश्चन है। देखो ये फोर्स आपसे बताया जा रहा है कि दो फोर्स है, एक P प्लस क्यू का फोर्स है और दूसरा है P माइनस क्यू का फोर्स, इज इक्वल टू इतना, इसकी रिजल्टेंट इतनी आती है। यानी आप ये समझ लें कि ये आपका एक फोर्स A हो गया और ये एक फोर्स आपका B हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर है। यानी जो रिजल्टेंट है ये आपका कितना हो गया, √3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई p प्लस q, और b की वैल्यू कितनी हो गई, p माइनस q। ये आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, a और b के बीच का एंगल थीटा कितना होगा। ये थीटा मुझे कैलकुलेट करके जाना है कि इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा है कहानी, कुछ नहीं करना, आप रिजल्टेंट का इक्वेशन लगा दीजिए, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा कैलकुलेट करना है। आर स्क्वायर की जगह पे इसको पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे आप p प्लस क्यू पुट करोगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। b की जगह पे आप ये वाला पुट करेंगे तो b की जगह पे आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और प्लस में a इंटू बी करोगे तो 2 इंटू a इंटू बी करेंगे तो p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, a इंटू बी दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे a और b के वैल्यू को पुट करके, तो p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2pq प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर, इसको जब आप इधर लाओगे तो 2p स्क्वायर को इधर लोगे तो ये तो बन जाएगा p स्क्वायर, और 2q स्क्वायर को माइनस लाओगे तो प्लस q, और ये आ जाएगा कितना माइनस q स्क्वायर, बराबर आपका हो जाएगा 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां से ये p स्क्वायर q स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, cos थीटा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है क्या? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये अलजेब्राइक फॉर्म में है इसलिए थोड़ा सा पहली बार जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे a प्लस बी p प्लस क्यू का रिजल्टेंट इसके बराबर आ जा रहा है, लेकिन ये अलजेब्राइक फॉर्मेट में है, ठीक है। p प्लस क्यू दो मैग्नीट्यूड का दोनों का सम का रिजल्टेंट इतना है, p माइनस क्यू उनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट दोनों का रिजल्टेंट ये रखा, तो उसको हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इज r। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है r है, एंड इफ b इज डबल देन द न्यू r इज परपेंडिकुलर टू अनदर, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें हमें देखना है यहाँ पे कि दो वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इज r, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है r है, दो वेक्टर की रिजल्टेंट कितनी है r है। अगर b का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जा रहा है तो जो न्यू रिजल्टेंट आएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, इफ b इज डबल देन द न्यू रिजल्टेंट r इज परपेंडिकुलर टू द अनदर, जो न्यू रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर किसके हो गया, अनदर वाले पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट, तो इन दोनों ज्योमेट्री को पहले हम लोग बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि लेट सपोज कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रहा ये r, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहा ये r। तो इस कहानी में जब आप रिजल्टेंट लिखोगे, इस पिक्चर के लिए पर्टिकुलरली मैं लिख रहा हूं, यानी यहां तक का जो क्वेश्चन ने कहा
इस क्वेश्चन के हिसाब से यहां से जो रिजल्टेंट का आप इक्वेशन लेकर के आओगे, ये रिजल्टेंट का इक्वेशन बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब नेक्स्ट सेकेंड बात करते हैं। यहां आगे इन्होंने कहा कि अगर b को डबल कर लिया जाए तो रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है अनदर वाले पे, यानी रिजल्टेंट जो है वो दूसरे वाले पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से पिक्चर बनाता हूं, यानी a और b दो हमारे पास फोर्स है, तो ये पहला फोर्स मान लो आपका a हो गया और b को डबल कर दिया, यानी इसमें जो b है वो b नहीं b डैश है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये b डैश है और ये b डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2b। तो अब इस केस का जो रिजल्टेंट है वो इस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इस केस के रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर कर लेते हैं, इस केस के रिजल्टेंट को इस पे परपेंडिकुलर कर लेते हैं, यानी ये रिजल्टेंट हमारा आ गया परपेंडिकुलर टू दिस वन, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल मेथड से आप ट्रायंगल जब बनाओगे तो ट्रायंगल यहां से बनेगा हेड टू टेल कनेक्शन, यहां से यहां ये बनेगा, ये आपका आ गया 2b, ये आपका आ गया 2b, b डैश की वैल्यू क्लियर है, 2b b डैश की वैल्यू आ गई। ये b की जगह क्या लिखना होगा, b डैश, यहां पे b की जगह क्या है b डैश, तो a स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर, और ये रिजल्टेंट भी अलग है, न्यू रिजल्टेंट कह रहा है यहाँ पे ना, न्यू रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का भी वैल्यू अलग है, रिजल्टेंट की भी वैल्यू अलग है, ध्यान रखेंगे यार, रिजल्टेंट की वैल्यू है, यानी इसको भी हम लोग लिखेंगे r डैश से, r डैश का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस 2ab डैश इंटू cos थीटा, ये लिखते हुए जाएंगे। अब r डैश इज इक्वल टू r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर, b डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर, यानी कितना 4b स्क्वायर, और यहाँ 4 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2b, तो ये कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा। एक इक्वेशन यहां से आ गई, और दूसरा एक इक्वेशन आप यहां से भी जनरेट कर सकते हो, आप इस ज्योमेट्री से, इस ज्योमेट्री से क्या लिख सकते हो आप, ज्योमेट्री से आपको दिख रहा है कि ये और ये इन दोनों का सम, यानी इस a और इस b का जो सम होगा, a और b का जो सम होगा वो सम किसके बराबर होगा, 2b के बराबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं r डैश का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4b का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप यहां से लिख सकते हो क्या। अब इस वैल्यू को इसमें लाकर के पुटअप कर दिया है ना, यहां पे लाकर के पुटअप कर दे रहा हूं, तो r डैश की जगह पे आप वहां से लेकर के यहां आएंगे, r डैश की जगह पे तो क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab cos थीटा। अब जरा देखना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -2a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा, ये a से कैंसिल हो जाएगा, ये a, यानी -2a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4b cos थीटा, -2a का वैल्यू कितना 4b cos थीटा। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें ला करके पुटअप करते हैं, अगर यहां पे आप लेकर के आओगे तो ये बना r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल कर देता हूं इसको, 2 से ये कितना आ जाएगा 2b cos थीटा, ये 2 से ये भी कैंसिल कर लो 2 टाइम्स में, तो -a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2b cos थीटा, तो a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2b cos थीटा, तो 2b cos थीटा का वैल्यू स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b cos थीटा, तो a स्क्वायर की जगह पे लिख लेते हैं यहाँ पे 2b cos थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स, और a का वैल्यू आप कितना पुट करोगे माइनस में 2b cos थीटा, यानी माइनस में 2b cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 4b cos थीटा, और ये टर्म किस में आ जाएगा माइनस में, ये टर्म किस में आ जाएगा किस में माइनस में, ठीक है 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप देखना ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू b, वैल्यू क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू b, वैल्यू आ जाएगा r इज इक्वल टू b, रिलेशन आ जाएगा ये b इज इक्वल टू r, वैल्यू आ जाएगा आपका r इज इक्वल टू b। क्लियर है क्या, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल,
A force P of 50 Newton and another force Q of unknown magnitude act at 90 degree at each other. They are balanced by a force of 130. The magnitude Q is. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फोर्स P of 50 न्यूटन, एक फोर्स P है 50 न्यूटन का, एक फोर्स P है 50 न्यूटन का और अनदर फोर्स Q है जिसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, लेकिन मैग्नीट्यूड एक्ट एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ये 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो हमने 90 डिग्री पर लगा दिया। एक फोर्स यहां लगा दिया P जिसकी वैल्यू हो गई 50 और एक नहीं पता, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये कितने डिग्री एंगल पे आ रहा है, 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है। दे आर बैलेंस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 130, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बैलेंस हो जा रहा है। किसकी वजह से? 130 न्यूटन की वजह से बैलेंस हो जा रहा है। तो 130 न्यूटन की वजह से बैलेंस हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा ये इसके जस्ट ऑपोजिट में यहां पे 130 न्यूटन आप अगर फोर्स लगाते हो तो बैलेंस हो जा रहा है। तो बैलेंस होने का मतलब ये सर कि इस R की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए तभी तो बैलेंस होगा। तो फ्रॉम बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ये रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 130। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 130। और 90 डिग्री के केस में आपको पता है रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो R की जगह पे लिख लेते हैं 130 का स्क्वायर, P की जगह पे लिख लेते हैं 50 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे Q का स्क्वायर। यहां से Q फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका आंसर दे करके चला जाएगा। क्लियर है क्या?